स्टार्ट करें। चलिए सभी को गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, है ना। ये देखा था हम लोगों ने कि जो अम्ल है मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके बनाता है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। देखिए अम्ल के प्रकार में सबसे पहला हम लोग देखेंगे आखिर उसमें क्या प्रेजेंट है उसके हिसाब से। जैसे पहला है ऑक्सी एसिड या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल की बात करें तो याद रखिएगा ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो। ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों मौजूद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ऑक्सी एसिड कहते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल याद रखिएगा, इसका एग्जांपल ऐसा जो भी एसिड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, HNO3, H2SO4, H3PO4, ठीक है, H2CO3, ये जितने भी आप देखिए दोनों में क्या हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब है। इसका और एग्जांपल हो सकता है H3BO3। ये जो H3BO3 है ये क्या है, आपका बॉरिक एसिड है ना। इसका यूज एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। आई वॉश जो होता है ना, आई वॉश वाला एंटीसेप्टिक होता है, उसमें होता है, लिखाएंगे अभी आपको। ये नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, कार्बनिक एसिड, सबके बारे में बात करेंगे अभी आगे डिटेल में। दूसरा जो अम्ल होता है वो होता है हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना। आपसे सवाल पूछा जाए इसमें से कौन सा ऑक्सी अम्ल है, कौन सा हाइड्रा एसिड है ना, इस तरह से आपसे सवाल यहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ पे सभी ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चलो अगला हाइड्रा एसिड। नहीं लिख रहे हो? अच्छा लिख लो जल्दी थोड़ा लिखो, है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है ठीक है, नहीं समझ रहे क्या। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अच्छा साउंड कम करना, ठीक है। चलिए हाइड्रा एसिड या इसे हम लोग हाइड्रोजन अम्ल बोलते हैं, हाइड्रा अम्ल या फिर इसे हाइड्रोजन अम्ल कहते हैं। आप लोगों को ये तो पता है ना कि कोई भी एसिड जो उसका सबसे मूल तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन होता है ना। यानी ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन नहीं हो, हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन नहीं हो। एग्जांपल लिख लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl, HBr, HF, है ना। और यहां पर जैसे ये जो आपका HF है कहां पर यूज होता है इसका, कांच पर लिखने में, है ना। और कांच को काटने में किसका यूज होता है, हीरा का यूज होता है ना। और हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, है ना। याद रखिएगा ये सब चीज। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद अगला, याद रखिएगा कि अम्ल के सांद्रता के ऊपर इसके प्रकार। ये तो हमने देखा उसमें कौन कौन सा तत्व है, यानी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सी एसिड। और अगर सिर्फ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या बोलेंगे उसे, हाइड्रो एसिड। अब उसमें कोई भी अम्ल है उसके सांद्रता के अनुसार इसे दो भागों में बांटते हैं। फिर से याद रखिएगा अम्ल के सांद्रता के अनुसार इसके प्रकार। तो पहला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सांद्र अम्ल। पहला क्या, सांद्र अम्ल, या फिर जैसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में आप ये बताओ किसकी मात्रा ज्यादा होगी, अम्ल की या पानी की। तो सिंपल याद रखिएगा ऐसा अम्ल का घोल जिसमें, या ऐसे अम्ल का जलीय विलयन लिख सकते हैं, ऐसा अम्ल का जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा पानी की मात्रा क्या हो, तथा पानी की मात्रा कम हो। एग्जाम्पल आप इसका लिख लेना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जैसे 100 ml HCl तथा 40 ml पानी का विलयन। यानी कि ऐसा एक घोल है जिसमें कि 100 ml क्या है, HCl है, और 40 ml क्या है, पानी है। यानी कि ये कैसा एसिड है, ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है ना, सांद्र अम्ल है। सांद्र अम्ल में हमेशा याद रखिएगा अम्ल की मात्रा अधिक होगी, पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसके बाद आता है तनु अम्ल। तनु अम्ल जैसे हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, अम्ल कम होगा और पानी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां तक लिख लिया सभी ने। चलिए लिख लीजिए जल्दी, हो गया। चल सेकंड है आपका, एग्जांपल लिखे तो जिन्हीं में हो गया तू यहां पर लिखा है ना, देखो 100 ml HCl है तथा 40 ml क्या है, पानी है ना। चल अगला याद रखिएगा तनु अम्ल, या फिर जैसे हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। इसमें क्या होता है, याद रखिएगा अम्ल का ऐसा जलीय विलयन, अम्ल का ऐसा जलीय विलयन जिसमें क्या हो, पानी की मात्रा अधिक तथा अम्ल की मात्रा क्या हो, कम हो। पानी की मात्रा अधिक तथा अम्ल की मात्रा कम हो। और इसका एग्जांपल है आपका, जैसे लिख लीजिएगा पहला एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है बताओ, सिरका जो है, या इसको एसिटिक अम्ल की जगह पे सिरका लिख लो, सिरका। सिरका यानी विनेगर। विनेगर में क्या होता है बताओ, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, लेकिन कितना एसिटिक अम्ल होता है, 5 से 8%। बाकी पानी है, तो यानी कि उसमें अम्ल क्या है, कम है, पानी ज्यादा है। यानी सिरका जो है किसका उदाहरण होगा, तनु अम्ल का या तनु का। दूसरा याद रखिएगा 100 ml पानी में 20 ml H2SO4, 20 ml H2SO4 का विलयन या का घोल लिख लो। ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, तनु अम्ल का। अब मान लीजिए कोई हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और उसको डाइल्यूट करना है, मतलब उसको तनु अम्ल में बदलना है। तो याद रखिएगा किसी सांद्र अम्ल को, किसी सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में यानी डाइल्यूट एसिड में बदलने की प्रक्रिया को
बदलने की प्रक्रिया को तनुकरण तनुकरण या फिर क्या बोलते हैं इसे, डाइल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन कहते हैं। अब आपसे पूछेगा डाइल्यूशन अगर करेंगे किसी एसिड का, इसका तरीका क्या है? डाइल्यूशन का क्या प्रोसेस होता है? डाइल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है कि एंडोथर्मिक होता है? डाइल्यूशन में कौन सा आयन रिलीज होता है? पीएच मान बढ़ता है या घटता है? इन सब तरह के सवाल आपसे बनते हैं डाइल्यूशन से। डाइल्यूशन में मतलब क्या करेंगे? अम्ल में पानी मिलाएंगे कि पानी में अम्ल मिलाएंगे, है ना? ये सब आपसे पूछेगा तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे वीक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, उसका पीएच रेंज क्या है, ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है ना? आर्टिफिशियल एसिड क्या होता है, नेचुरल एसिड क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड या अम्ल का तनुकरण, अम्ल का तनुकरण। तो सबसे पहले याद रखिएगा इसके लिए पानी में बूंद बूंद यानी ड्रॉप ड्रॉप करके बूंद बूंद कर एसिड को मिलाया जाता है। एसिड को मिलाया जाता है यानी कि कभी अम्ल में पानी नहीं मिलाएंगे, पानी में क्या करेंगे? ड्रॉप ड्रॉप करके एसिड मिलाएंगे, वो भी नहीं के साथ नहीं उड़ना है ना? इसके लिए पानी में बूंद बूंद कर क्या किया जाता है? एसिड मिलाया जाता है। जितना आपको डाइल्यूट या जितना कंसंट्रेटेड एसिड चाहिए वो आप क्या कर सकते हो, इससे प्राप्त कर सकते हो। देखिए जैसे ही आप उसमें क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो पानी में अम्ल डाल रहे हैं और पानी में अम्ल डालते हैं तो कौन सा आयन रिलीज होता है? H+ आयन रिलीज होता है। तो आपसे पूछते हैं ड्यूरिंग डाइल्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी रिलीज्ड? क्या होगा? H+ आयन रिलीज होगा। हाँ या ना बोलो? H+ आयन क्या होंगे? रिलीज होंगे। या फिर ये कौन सा आयन बनाएगा? तो याद रखिएगा हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। कौन सा आयन बनाएगा? और हाइड्रोनियम आयन का क्या सूत्र होता है बताना? H3O+। क्या होता है? H3O+। अब इसमें बताइए अगर H+ आयन रिलीज होगा यानी कि उसका अम्लीयता घटेगा। डाइल्यूट करना मतलब कि उसकी एसिडिटी कम कर रहे हैं ना जी। एसिडिटी कम कर रहे हैं तो पीएच मान बढ़ेगा कि घटेगा बताओ? हाँ, पीएच मान बढ़ेगा, है ना जी। पीएच मान क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या देखो 7 से 0 की तरफ जाता है ना तो अम्लीय गुण बढ़ता है ना? 0 से 7 की तरफ जाएंगे तो अम्लीय गुण क्या होगा? घटेगा। इसलिए यहाँ पर पीएच मान जो है ना बढ़ेगा, नंबर जो इसका वैल्यू बढ़ेगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा यह एक कैसा प्रोसेस है? यह एक उष्माक्षेपी कैसा प्रोसेस है? उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इस दौरान क्या होता है? थोड़ा बहुत हीट भी रिलीज होता है ना? यह एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इतना सवाल आपसे यहाँ से बन सकता है कि डाइल्यूशन में क्या होता है, क्या कौन से आयन रिलीज होते हैं, पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल एसिड क्या होता है और हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल एसिड क्या होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए चला आगे। ठीक, नेक्स्ट है अब हम लोग बात करेंगे, एक होता है नेचुरल एसिड यानी प्राकृतिक अम्ल, इसी को हम लोग बोलते हैं वीक एसिड या कमजोर अम्ल। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड यानी कि इसी को हम लोग प्राकृतिक अम्ल कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल। इसी को दुर्बल अम्ल कहते हैं, इसी को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। यानी याद रखिएगा जितना भी नेचुरल एसिड होगा जो नेचुरली हमें मिलेगा, जैसे टर्टरिक एसिड है नेचुरली मिलता है तो इसका मतलब वो कैसा है? वो कार्बनिक है, उसमें कार्बन होगा ही होगा। याद रखिएगा ये हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं यानी नेचुरली मिलते हैं। ये कमजोर अम्ल होते हैं यानी कि वीक एसिड होते हैं। इनका जो पीएच रेंज होता है याद रखिएगा, इसका पीएच परास 3.5 से 7 के बीच होता है सामान्यतः, है ना? 3.5 से 7 के बीच होता है। ठीक, और याद रखिएगा ये जो नेचुरल एसिड है इन्हें खाया जा सकता है, इट कैन बी ईटेबल, इन्हें खाया जा सकता है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते। और याद रखिएगा जितना भी आपका नेचुरल एसिड होगा वो सब कैसा होगा? वो सब ऑर्गेनिक होगा यानी कि सब में क्या मौजूद होगा? सब में कार्बन प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछे इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है, आपको देखना है कौन सा उसमें नेचुरली मिलने वाला अम्ल है। अगर आपसे पूछे कौन सा इसमें ऑर्गेनिक एसिड नहीं है तो आपको ये देखना है जो कौन सा इसमें आर्टिफिशियली हमें मिलता है, जैसे H2O3, HCl, H3PO4, H2SO4, ये सब कैसा आर्टिफिशियल होता है? वो हमें नेचुरली नहीं मिलता है, उसे हम लोग लैब में क्या करते हैं? तैयार करते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, अराउंड 13-14 एग्जांपल हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके एग्जांपल, उसके यूजेस आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहीं से आपका सवाल देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, आगे चलें। क्या डाउट है किसी को? हाँ बिल्कुल, वो एक्सेप्शन है ना? एक्सेप्शन है, आपसे पूछा जाता है कहां से हमारे शरीर में मिलता है, लेकिन उसे हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं? उसे तैयार करते हैं और उसमें कार्बन नहीं है, है ना? याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे एग्जांपल इसका। तो सबसे पहला याद रखिएगा एसिटिक एसिड, हिंदी में इसे एसिटिक अम्ल कहेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इथेनॉइक एसिड। फॉर्मूला याद रखिएगा CH3COOH। मिलता किसमें? याद रखिएगा सिरका में मिलता है। किसमें? सिरका में मिलता है। और सिरका कहां से प्राप्त होता है? याद रखिएगा गन्ने के रस से, है ना? गन्ने के रस का जो फर्मेंटेशन होता है उससे हमें क्या मिलता है? सिरका प्राप्त होता है, विनेगर। और याद रखिएगा ये जो सिरका है इसमें याद रखना 5 से 8%, इसमें 5% से 8% एसिटिक एसिड मिलता है। हिंदी वाला एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें 2 से 3% दिया हुआ है, लेकिन अंग्रेजी वाला एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें 5 से 8% है और यही आपका करेक्ट है ना? याद रखिएगा। ठीक है, और मेरा आप लोगों से सवाल चाहिए था, हमारे ह्यूमन बॉडी जो है, मानव शरीर है, इसका पीएच रेंज कितना होता है? 7 से 7.8, याद रखिएगा, है ना? और सिरका का यूज कहां पर होता है? याद रखिएगा इसका यूज खाद्य संरक्षण में होता है, खाद्य संरक्षण में यानी फूड प्रिजर्वेशन में होता है। और याद रखिएगा इसका यूज अचार यानी पिकल, चटनी, सलाद आदि में होता है। साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों जो फूड प्रिजर्वेशन होता है ना, खाद्य संरक्षण में और भी यूज होता है किसका? ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। खाद्य संरक्षण में एक तो यूज होता है याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का सूत्र बता सकते हैं आप लोग?
सोडियम बेंजोएट, और दूसरा याद रखिएगा सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। इस दोनों का यूज भी कहां पर होता है? याद रखिएगा खाद्य संरक्षण में होता है। कई बार आपसे सवाल पूछ लेता है कि इसमें से किसका यूज खाद्य संरक्षण में होगा, किसका यूज नहीं होगा, है ना? इस तरह से आपसे सवाल बनेंगे। सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला किसी को पता नहीं है जी? कैसे काम चलेगा, ऐसे बताइए। चलिए भूल गए, रिवाइज करिए, याद होगा ना, काम कराएंगे रिवाइज। चलिए लिख लेना C6H5COO, आगे लिखा देंगे, अभी मत लिखिए, मैं लिखा दूंगा आगे, COO आगे लिखा दूंगा, दोनों को अभी लिखा देंगे C6H5COO। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर सभी ने? दूसरा याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड, इसको ही फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। इसी को याद रखिएगा मीथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेनॉइक एसिड। फॉर्मूला इसका क्या है? HCOOH, है ना? HCOOH। ये किसमें मिलता है? याद रखना, लाल चींटी, मधुमक्खी का डंक, बिच्छू का डंक, और साथ ही साथ याद रखिएगा एक होता है बिछुआ पौधा, होता है बिछुआ प्लांट, बिच्छू बुटिया बिछुआ पौधा बोल लीजिए, नेटल प्लांट बोल लीजिए, बिछुआ पौधा इसमें आपका मिलता है। और चींटी का अध्ययन क्या कहलाता है? मरमेटोलॉजी, बता चुके हैं कई बार। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी से जो शहद मिलता है उसमें क्या होता है? फ्रक्टोज, है ना? बिच्छू का स्टडी क्या कहलाता है? बिच्छू मतलब क्या? स्कॉर्पियन नहीं होता है ना जी बिच्छू का। और बिच्छू का स्टडी भी याद रखिएगा एरेक्नोलॉजी कहलाता है। जो स्पाइडर का स्टडी होता है ना, वही बिच्छू का भी अध्ययन होता है। देखिए इसका यूज कहां पर होता है फॉर्मिक एसिड का? तो इसका यूज चमड़ा उद्योग में होता है। चमड़ा का जो मतलब शोधन होता है ना, लेदर जो प्रिपेयर करते हैं, तो चमड़ा उद्योग में इसका यूज होता है, लेदर को रिफाइन करने में। और दूसरा याद रखिएगा इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज गठिया जो बीमारी होती है ना, आर्थराइटिस, गठिया के उपचार में होता है। और याद रखना कि जो गठिया है, गठिया की जब बात करते हैं, गठिया का मतलब होता है हड्डी के जोड़ पर दर्द होना, है ना? बोन जॉइंट में क्या होना? पेन होना। ये गठिया जो होता है 3 टाइप का होता है। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रूमेटॉइड। क्या बोलते हैं? रूमेटॉइड। इस गठिया में क्या होता है ना, जो बोन जॉइंट होता है हमारा, हमारे बोन जॉइंट पर ना, जैसे ये हड्डी का जोड़ है, सुन लीजिएगा थोड़ा, समझ लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में कहेगी, ये जैसे हड्डी का जॉइंट है, यहां पर याद रखना एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है हड्डी के जोड़ पर। इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? साइनोवियल झिल्ली बोलते हैं। और इसके अंदर एक द्रव भी होता है, साइनोवियल द्रव, जैसे मशीन में ग्रीस मोबिल जैसे होता है ना जी, जो ग्रीस मोबिल जैसे मशीन में फ्रिक्शन को कम करता है, इसी तरह यहाँ पर ये जो साइनोवियल द्रव है ना, जैसे ही जॉइंट मूव करेगा, ये भी ग्रीस मोबिल की तरह काम करता है ये, ठीक है? तो रूमेटॉइड में क्या होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन जो इसमें सूजन आ जाता है, या फिर आपका ये जो होता है ना, ये साइनोवियल फ्लूइड, ये कम हो जाता है, जिसके कारण आप जैसे जॉइंट को मूव करिएगा, यहाँ पर पेन होना शुरू हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूमेटॉइड कहते हैं, है ना? और इसके ऊपर भी याद रखिएगा एक और मतलब टिश्यू होता है इसके ऊपर, साइनोवियल मेम्ब्रेन की वजह से वो टिश्यू होगा इसके ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं? लिगामेंट, है ना? और ये बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। हाँ, और कई बार आपसे सवाल लिगामेंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार आपसे सवाल पूछता है कि जो स्प्रेन यानी जिसको मोच बोलते हैं ना, पैर में मोच आ गया, हाथ में मोच आ गया, तो मोच आता है तो उसमें क्या होता है? मोच में याद रखिएगा इसी लिगामेंट में क्या आ जाता है? खिंचाव आ जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछता है पेपर में, लिगामेंट में खिंचाव के कारण ही क्या आता है? आपका मोच आता है, याद रखेंगे। तो आर्थराइटिस से याद रखिएगा दूसरा जो आर्थराइटिस होता है, जो सबसे कॉमन है, सबसे जो आम है गठिया, वो है गाउट। गाउट जिसे गठिया बाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गठिया बॉय। उस गठिया बॉय में क्या होता है? जो बोन जॉइंट होता है उस पे एक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल, वो डिपॉजिट हो जाता है। और तीसरा जो गठिया होता है वो होता है आपका ऑस्टियो। ऑस्टियो में क्या होता है? ये जो बोन जॉइंट पे यहाँ पर जो जिग जग स्ट्रक्चर है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये घिस जाता है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं इसको? कार्टिलेज। ये जब ज्यादा उम्र होता है ना, तो ये कार्टिलेज या उपास्थि होता है, ये घिस जाता है ना? और उसके कारण क्या होता है? आपका पेन होता है। ये 3 तरह का गठिया होता है। और वर्ल्ड आर्थराइटिस डे याद रखिएगा कब मनाते हैं? 12 अक्टूबर को। पिछली क्लास में लिखा भी होगा आपको, विश्व आर्थराइटिस दिवस 12 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए यहाँ पर आगे चलें, हम लोग बात करते हैं इसके बाद जो थर्ड एसिड है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक अम्ल। और ये ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है, इसका सूत्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, HOOCCOOH है। ये किसमें मिलता है? तो टमाटर में, पालक, जो बैगन है, बैगन में जहां जहां छोटा छोटा बीज होगा ना जिधर भी, उसमें आपका मिलेगा। अमरूद है, भिंडी भी होगा, जहां पर भी छोटा छोटा सीड होगा। मैं आपको ये दोनों याद रखना, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछेगा, है ना? टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण? लाइकोपेन के कारण होता है। और इस ऑक्सैलिक एसिड का यूज याद रखिएगा किधर होता है? तो इसका यूज कपड़े पर इंक या जंग का दाग छुड़ाने में होता है। इंक या जंग का दाग छुड़ाने में होता है। और दूसरा याद रखिएगा इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज फोटोग्राफी में होता है। पहले तो नेगेटिव वगैरह होता था ना जी, उस नेगेटिव को साफ करने में इसी का यूज होता था, फोटोग्राफी में होता है। इसके बाद बात करते हैं, अगला है, नेक्स्ट है आंवला। आंवला या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं गूसबेरी। गूसबेरी, इसमें कौन सा एसिड होता है? अच्छा ये उल्टा मैंने, इसमें याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। फॉर्मूला याद इसका नहीं रखना है, जहां पर फॉर्मूला याद रखना होगा मैं वहां पर लिख दूंगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये किसमें मिलता है? आंवला में। आंवला जिसे कहते हैं गूसबेरी। और जो एस्कॉर्बिक एसिड है इसका यूज कहां पर होता है? याद रखिएगा इसका यूज पायरिया के इलाज में होता है। पायरिया नामक बीमारी होता है ना, पायरिया के इलाज में होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम भी आप लोग जानते हैं, क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड ही है ना? और सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें मिलता है? आंवला में मिलता है ना? और पायरिया कैसे होता है? याद रखिएगा पायरिया नामक जो बीमारी होता है ना, एक आपका फंजाई होता है, एक कवक होता है, जिसका नाम होता है एंट अमीबा जिंजीवलिस। क्या नाम होता है? एंट अमीबा जिंजीवलिस। और आंवला के बारे में याद रखना, आंवला में इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इतना ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसे भारतीय इंडियन हर्बल डॉक्टर
क्या बोलते हैं इसको? इंडियन हर्बल डॉक्टर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा हुआ है, बीएसएससी में तो पूछा है, आगे हो सकता है आपके भी एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चलें। आंवला में कई सारे, देखिए हमारी स्किन के ग्लो के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, हेयर के लिए अच्छा होता है ना, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को बढ़िया करता है ना, कई सारी चीजें, आई के लिए अच्छा होता है ना? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। एक आंवला रोज खाइए, बीमारी से दूर रहिएगा, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे चलो। अगला हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है, याद रखिएगा ये कहां पर होता है? तो ये खट्टा दूध या दही में होता है, और यहीं पे याद रखिएगा ये लैक्टिक एसिड बॉडी में डिपॉजिट होकर क्या करता है? बॉडी में डिपॉजिट होकर दर्द थकान अकरण, अरे दूर नहीं करता है, उत्पन्न करता है ना, दर्द थकान अकरण उत्पन्न करता है। और याद रखिएगा दूध को दही में बदलता है कौन है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, जिसको खोजने वाले कौन थे? लुई पास्चर। और फर्मेंटेशन में कौन सा एंजाइम चाहिए? जाइमेज। कौन सा एंजाइम? जाइमेज। इसके बाद याद रखिएगा छठा है आपका, सिक्स्थ वन इज टारटारिक एसिड। टारटारिक एसिड, टारटारिक अम्ल कहते हैं इसको। ये कहां पर मिलता है? इमली, अंगूर, कच्चा आम, जैसे क्या बोलते हैं हम लोगों की तरफ टिकोला बोलते हैं, टिकोला। बच्चा में जब जाते थे, मतलब गांव में रहते तो जेब में ब्लेड रखते थे, तो आधा कटा हुआ है ना, जहां देखते थे टिकोला तुरंत ऐसे छील के, एक जेब में ब्लेड, एक जेब में नमक रहता था पुड़िया तुम लोग भी किया होगा ना? टिकोला खाने का पानी पीना बड़ा अच्छा लगता था ना, एकदम मीठा मीठा है। चलिए खैर आते हैं इसमें, इमली, अंगूर और कच्चा आम इसका यूज कहां पे होता है? तो याद रखिएगा इसका यूज बेकिंग पाउडर के निर्माण में होता है। इसका यूज बेकिंग पाउडर के निर्माण में होता है। देखो बेकिंग पाउडर जो बनता है ना, इसमें क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। और अंगूर से आप लोग ये बताइए, अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है? विटिकल्चर, है ना, विटिकल्चर कहलाता है। ठीक है, और आम से याद रखिएगा, आम जो है ना, विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स है। और केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान पूछ देता है आपसे, लिख लीजिएगा, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहां पर? लखनऊ में है। इसी तरह एक दो और लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देता है, क्योंकि आपके एग्जाम का नेचर है, इस तरह का सवाल बनता है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, केरल में तो पता है, केरल में कहां पर? कोझिकोड में। अब भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान केरल में इडुक्की में, है ना। चलिए इसके बाद की बात करते हैं, नेक्स्ट है सेवंथ है बेंजोइक एसिड। क्या हुआ? कौन भाग रहा है? बेंजोइक अम्ल की बात करें, यह किसमें मिलता है? याद रखिएगा मिलता है घास में। घास, और घास का एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है, पूछता है। और इस बेंजोइक एसिड का यूज याद रखिएगा, इसका यूज खाद्य संरक्षण में होता है, खाद्य संरक्षण में, फूड प्रिजर्वेशन में होता है। इसके बाद याद रखिएगा अगला है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड, ये ब्यूटेरिक एसिड किसमें मिलता है? बटर में। बटर यानी जो मक्खन होता है ना, मक्खन में खाते हैं, देखते हैं, खाने के बाद खट्टा खट्टा दिखा आएगा आपको, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट है व्हीट। व्हीट यानी गेहूं। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि गेहूं में कौन सा एसिड मिलता है? याद रखिएगा ग्लूटानिक एसिड। और कई बार पूछ देगा कि ग्लूटेन किसमें पाया जाता है? तो ग्लूटेन होता है आपका व्हीट में, है ना। ये डायबिटीज के लिए मतलब क्या होता है? रिस्पांसिबल होता है, जो ग्लूटेन होता है, ये ग्लूटानिक एसिड होता है। इसलिए जो डायबिटीज वाले पेशेंट है ना, वो देखेंगे कि बिना व्हीट वाला रोटी ज्यादा खाना प्रेफर करते हैं, है ना। इसके बाद व्हीट से याद रखिएगा, व्हीट का जो वैज्ञानिक नाम है ना, ट्रिटिकम एस्टेबियम है। ट्रिटिकम एस्टेबियम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और व्हीट से याद रखिएगा नेशनल व्हीट बोर्ड, यानी राष्ट्रीय गेहूं निदेशालय। राष्ट्रीय गेहूं निदेशालय इसे बोलता है, नेशनल व्हीट बोर्ड। ये कहां पर है? यह है आपका करनाल में, करनाल हरियाणा। यहीं पर क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान भी इधर ही है। इसके बाद आगे चलते हैं, और एसिड है, देखते हैं कौन कौन सा है। लिख लिया सभी ने यहां तक? कोई नहीं लिख लीजिए, हाँ आराम से लिखो, कोई बात नहीं। कल हम लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, एसिड बेस सॉल्ट, फिर हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन, है ना। नहीं हो पाएगा खत्म, कैसे खत्म करना बताओ? छोड़ दें? ठीक है, आज नहीं हो पाएगा खत्म, अभी कम से कम 2 घंटा लगेगा इसमें, और है ना। तो ना फिजिक्स भी करना है ना जी, दोनों खत्म करना है, कैसी बात कर रहे हो? चलो कोई नहीं, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। लिख लिया सबने? नेक्स्ट है चाय, टी। चाय जो होता है, इसमें कौन सा एसिड होता है? टैनिक एसिड होता है। और राष्ट्रीय चाय बोर्ड कहां पर है? कोलकाता में, याद रखना। नेशनल टी बोर्ड कहां पर है? कोलकाता में। इसके बाद याद रखिएगा चाय के बाद सेब, सेब या फिर जिसे कहते हैं एप्पल। एप्पल जो होता है, इसमें कौन सा मैलिक एसिड होता है? और सेब के बारे में याद रखना, सेब एक झूठा फल है। झूठा मतलब यानी फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि इसमें फ्लावर का, इसका जो पूरा का पूरा फूल है वो कन्वर्ट होता है किसमें? फ्रूट में, है ना। और सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। और सेब का खाने योग्य हिस्सा जो है वो क्या? मांसल पुष्पासन या फिर थैलेमस। और इसके बाद याद रखना कोकोनट, कोकोनट यानी नारियल। इसमें कौन सा एसिड होता है? लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड ये होता है कोकोनट में। और कोकोनट का कौन सा हिस्सा खाते हैं हम लोग? भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म, है ना। और कोकोनट एक ऐसा ट्रू फ्रूट है, सत्य फल है। एक याद रखिएगा, यहाँ पर ये मतलब नेचुरल एसिड नहीं है, बल्कि मैं आपको जैसे लॉरिक एसिड है, इसलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। एक याद रखिएगा होता है हाइलुरोनिक एसिड।
हाई लियोनिक एसिड। ये जो होता है ना, जो सीरम लगाते हैं आप लोग, है ना, हेयर में लगाते होंगे, स्किन में लगाते होंगे सीरम, है ना, क्या होता है सीरम लगाने से जो स्किन में जो होता है ना, वो गड्ढे वगैरह जो होते हैं, एकदम जैसे दीवार में सीमेंट लगा दो, नहीं एकदम दीवार प्लेन हो जाता है, इसलिए स्किन में जो गड्ढा वगैरह सब होता है इस सीरम लगाने से फिल हो जाता है वो, है ना, सही है नहीं तब क्या, अरे और यही कारण है, याद रखिएगा, ये जो हाइलुरोनिक एसिड है, ये जितना देखना इस सीरम उसमें रहता है हाइलुरोनिक एसिड, और हाइलुरोनिक एसिड को बोलते हैं कोशिका का सीमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कोशिका का सीमेंट किसे कहते हैं, हाइलुरोनिक एसिड को, ये सीरम में पाया जाता है, याद रखिएगा। हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अरे कहाँ मिलेगा सीरम, जो सीरम नहीं होता है, आप लोग जो सीरम लगाते होंगे, है ना, तो जो सीरम होता है, हाँ मनियारी दुकान पे, किस पे, अच्छा ना, सीमेंट की दुकान पे नहीं मिलेगा ये, देखो अभी चित्र दिखाते हैं तब ना, अभी समझ में आएगा, दिखाते हैं हाइलुरोनिक एसिड, समझिए इसका बहुत जरूरी है ना जी, हाँ देखो आ गया, हाइलुरोनिक एसिड डालते क्या आया, सीरम आया ना, देखो यही है, देखो इस सब में हाइलुरोनिक एसिड मिलेगा। चलो अब सब लोग पता चला, रात से एकदम लगा लगा सोएगा एकदम ना। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले मुद्दे पर, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखो अपने आवश्यकता के अनुसार देखो। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एसिड, आर्टिफिशियल एसिड या फिर इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, इसे हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड, है ना, मिनरल एसिड या फिर खनिज अम्ल इसी को कहा जाता है, समझिएगा इंपॉर्टेंट है। इसे हिंदी में कृत्रिम अम्ल लिख लीजिए, कृत्रिम अम्ल, मजबूत अम्ल, मजबूत अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग खनिज अम्ल। याद रखिएगा ये नेचुरली नहीं मिलता है, ये नेचुरली नहीं मिलता, यानी कि प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, इसे लैबोरेटरी में क्या करते हैं, तैयार करते हैं, इसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। और ये बताओ राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर है, बताया ना, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी कहां पर है, याद रखिएगा पुणे में है, कहां पर, पुणे में। इसके बाद याद रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी कि ये जो होता है मजबूत होते हैं, इनका पीएच मान, इसका जो पीएच मान होता है वो 0 से 3.5 के बीच होता है, 0 से 3.5 के बीच होता है। इन्हें खा नहीं सकते, इन्हें खाया नहीं जाता है, और याद रखिएगा कि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। क्या दिखता कैसा है, अच्छा खा के देखना भी मत गलती से, है ना, मजाक मजाक में पता चला कि भगवान के पास पहुंच गए, है ना, ये सब गलती नहीं करना है कभी भी, है ना, वो सब गलती इस तरह का गलती होता है उसको थेथराई बोलते हैं हम लोग, है ना, तो थेथराई नहीं करना है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आगे, इसका एग्जांपल देखते हैं, याद रखिए सर, लिखो लिखो कोई नहीं, हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला यहां पर इसका एग्जांपल, तो सबसे पहला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, इसे म्यूरिएटिक एसिड भी कहते हैं, म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि इसे नमक का अम्ल, इसे क्या कहते हैं, नमक का अम्ल या एसिड ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट भी कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि इसे स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, इसे स्पिरिट ऑफ सॉल्ट या नमक का स्पिरिट, यह सब इसका नाम है, नमक का स्पिरिट भी कहते हैं। याद रखिएगा हमारे अमाशय के जठर रस में HCl पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, एक तो देखो, एक तो अमाशय, ये जो जठर रस है इसमें दो मतलब एंजाइम होता है, पेप्सिन और रेनिन। ये पेप्सिन और रेनिन इस दोनों का काम क्या है, प्रोटीन को पचाना, समझना, ये दोनों प्रोटीन को पचाता है। रेनिन जो है आपका मिल्क में एक प्रोटीन होता है कैसीन, जिसके कारण हमारा जो दूध है उसका रंग उजला होता है, और दूध का हल्का पीला रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है, याद रखिएगा। तो दूध में जो कैसीन नामक प्रोटीन है ना उसको पचाएगा ये रेनिन, और पेप्सिन जो आपका नॉर्मल प्रोटीन को पचाता है। अमाशय में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पचता है, उसके अलावा कुछ और नहीं पचेगा स्टमक में, अमाशय में। अभी पेप्सिन रेनिन कहता है देखो भाई हम प्रोटीन को पचाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, है ना, जैसे मान लीजिए अभी हम क्या, तुम लोग डांस करो थोड़ा सा, है ना, मान लो सर क्या है, थोड़ा गाना बजाइए, देखिए कैसे एकदम जमकर हुआ डांस करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो पेप्सिन रेनिन कहता है कि देखो हमारा काम है प्रोटीन को पचाना, लेकिन ऐसे नहीं पचाएंगे, है ना, हमको इसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा माहौल बनाओ, है ना, माहौल कैसा, अम्लीय माहौल बनाओ। जब अम्लीय माहौल बनाओ तो हम झूम झूम करना काम करेंगे, यानी हम बढ़िया से एकदम जितना प्रोटीन है सबको पचा देंगे, यानी कि ये पेप्सिन और रेनिन के कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम तैयार करेगा। दूसरा कि ये जो HCl है, ये अमाशय में मान लीजिए कोई जीवाणु है, हानिकारक जीवाणु है, उस जीवाणु को भी क्या करता है, आपका नष्ट करता है, याद रखेंगे। HCl का यूज कहां पर होता है, याद रखिएगा, इसका यूज लैब में, प्रयोगशाला में, तथा कुछ उर्वरक में होता है, कुछ फर्टिलाइजर्स में, कुछ फर्टिलाइजर्स में होता है, कुछ उर्वरकों में होता है, और साथ ही साथ इसका यूज याद रखिएगा, इसका यूज अम्लराज के निर्माण में होता है। किसके निर्माण में, अम्लराज या जिसे हम कहते हैं एक्वारेजिया, एक्वारेजिया के निर्माण में होता है।
ठीक है, फटाफट से इसे लिखिएगा, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट एसिड की बात करेंगे। कोई नहीं, अरे लिख लो लड़ो मत, है ना, पता चला एकदम। क्या हुआ, हो गया? चला आगे, नेक्स्ट है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा H2SO4, सेकंड एग्जांपल H2SO4, या इसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं, गंधक का अम्ल यानी एसिड ऑफ सल्फर भी कहते हैं, एसिड ऑफ सल्फर भी कहते हैं। इसे याद रखिएगा अम्लों का राजा या किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। अच्छा, इसके बारे में याद रखिएगा कि इसे रसायनों का राजा भी कहते हैं। और हमारे शरीर का केमिकल लैबोरेटरी किसे कहा जाता है जी? हमारे शरीर का क्या मतलब, रासायनिक फैक्ट्री, लीवर को, यकृत को केमिकल लैबोरेटरी कहते हैं मानव शरीर का, इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। याद रखिएगा कि इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल या कसीस का तेल या थोथे का तेल कहते हैं, थोथे का तेल कहते हैं। इसी को याद रखिएगा, इसे क्या तेजाब कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तेजाब, इसे तेजाब भी कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा वीनस यानी जो शुक्र है, शुक्र के वायुमंडल में, शुक्र के वायुमंडल में H2SO4 पाया जाता है। पहले आप इसे लिखिए, फिर इसके यूजेस देखते हैं। कोई नहीं, लिखो लिखो आराम से लिखो। चला आगे, हाँ ठीक है, रुके कोई बात नहीं, लिखो लिखो। चला, चलिए नेक्स्ट है, अरे इसको ना नाम देते हैं, है ना, जैसे रसायनों का राजा। देखो कभी भी याद रखिएगा किसी के साथ जब SO4 लगता है ना, पहले भी बताया था, जैसे CuSO4 into 5H2O, इसको बोलते हैं नीला पोथा या नीला कसीस। FeSO4 into 7H2O, अभी इस सबको मतलब ऐसे साइड में लिखो, इसका एग्जांपल नहीं है, यहाँ पर आपको बस बता रहे हैं इसको क्या कहते हैं, हरा पोथा या हरा कसीस। कहीं पर भी जो सल्फेट जहां पर आएगा ना SO4, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रियोल बोलते हैं या पोथा या कसीस कहते हैं। जैसे आपका ZnSO4 into 7H2O, इसे क्या बोलते हैं, सफेद पोथा, क्या बोलते हैं, सफेद पोथा। इसी तरह कोबाल्ट सल्फेट होता है, उसे रेड विट्रियोल कहते हैं। इसी तरह सोडियम का सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट को याद रखिएगा हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबस सॉल्ट, क्या बोलते हैं, ग्लोबल का नमक कहते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं यहीं पर हूं, है ना, इसी में लिख रहा हूं, है ना। नेक्स्ट है एसिड का H2SO4 का यूज याद रखिएगा, H2SO4 का यूज, तो सबसे पहला याद रखना कार की बैटरी में, दूसरा इन्वर्टर, इन्वर्टर की बैटरी में, या फिर लेड स्टोरेज बैटरी में लिख सकते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी में, लेड स्टोरेज बैटरी में। चौथा याद रखिएगा क्लीनिंग एजेंट के रूप में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में, जैसे हार्पिक है, या फिर जो आपका फर्श वगैरह को क्लीन करना होता है ना, टॉयलेट वगैरह को क्लीन करना होता है, नहीं बहुत गंदा होता है, एसिड लाते हैं 20-25 रुपए का बोतल रहता है, उसमें डाल देते हैं, एकदम चकचका जाता है, तो H2SO4 होता है वो। इसके बाद याद रखिएगा पेट्रोलियम रिफाइनरी में भी इसका यूज होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, जो तेल शोधक कारखाना होता है ना, उसमें भी इसका यूज होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। अच्छा क्लीनिंग से याद रखिएगा, देखिए रह गया बर्तन को धोने में, बर्तन को साफ करने में इसका यूज होता है, वो नेचुरल मेथड रह गया, तो इसको लिख लीजिएगा पहले, है ना, एक सेकंड रुक जाओ, एक है एसिड यहाँ पे रह गया। थर्ड है, थोड़ा सा जगह बना के लीजिए, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है ये किसमें मिलता है, नींबू, नारंगी, खट्टा फल, है ना, संतरा नारंगी जो भी लिखना है लिख लो, खट्टा फल, इसमें होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और इसका यूज कहां पर होता है, इसका यूज मेटल्स को साफ करने में, है ना, मेटल को या बर्तन को साफ करने में होता है। इसलिए जो विम बार वगैरह होता है, जो बर्तन धुले जाते हैं, तो बड़ा बड़ा नींबू का फोटो बना होता है ना जी, है ना, बर्तन साफ करने में, हाँ मेटल और बर्तन को साफ करने में होता है, याद रखिएगा। इसमें बस ये रह गया था, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक एसिड कई बार पूछा जाता है, नींबू नारंगी में कौन सा अम्ल होता है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। इसका यूज मेटल और बर्तन को साफ करने में होता है, ठीक है, लिख लो कोई नहीं। हम लोग बात करते हैं इसके बाद, ये यहाँ पर इन्वर्टर है, इन्वर्टर के बारे में याद रखना, इन्वर्टर होता है ना, ये वन लाइनर वाला कॉपी रखते हैं, तो उसमें लिख लीजिएगा, ये सब बन जाता है एग्जाम में सवाल। ये जो इन्वर्टर है इसका क्या काम होता है, इन्वर्टर याद रखिएगा डीसी को किसमें बदलता है, एसी में। और जो रेक्टिफायर होता है वो क्या कहता है, रेक्टिफायर जो होता है एसी को किसमें बदलता है, डीसी में। रेक्टिफायर को हिंदी में बोलते हैं डिस्टक। हालांकि फिजिक्स में आएंगे तो इसमें डिटेल में बात करेंगे कि डीसी एसी में क्या फर्क है। मेरा ऐसे सवाल आप लोग बताओ, डायरेक्ट करंट या तो पृष्ठ धारा जो होता है, इसका आवृत्ति कितना होता है, 0 होता है। और याद रखिएगा एसी से ज्यादा खतरनाक डीसी होता है ना। एसी तो 1 मिनट के लिए आपको जिंदा भी छोड़ देगा, डीसी अगर पकड़ा खेल खत्म कर देता है ये, है ना, याद रखिएगा। चलिए खैर अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है HNO3, लेकिन इसके पहले एक और है, उसे हम लोग देख लेते हैं, मूव करें। नेक्स्ट याद रखना एक होता है फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 आपसे पूछ सकता है, जब मुश्किल सवाल बनेगा। धुआंधार H2SO4 बोलते हैं इसको, धुआंधार H2SO4। ये क्या होता है, याद रखिएगा ये H2SO4 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड का मिश्रण होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का क्या होता है, मिश्रण होता है। और इसका सूत्र क्या होगा, तो आप जोड़ो ना, H2SO4 में सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला दो,
ये क्या बना देगा H2SO7, यही बना रहेगा। तो ये इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा H2SO7, सवाल पूछा हुआ है अलग अलग एग्जाम में। इसे ही ओलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे ही ओलियम। कई बार पूछा जा सकता है कि ओलियम किसे कहते हैं, इसे ही ओलियम भी कहा जाता है, इसी को बोलते हैं, है ना। ये फ्यूमिंग H2SO4 का ही नाम है, ओलियम। अब देखिए एक होता है H2, हाँ, H2SO3, इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरस एसिड। और इसका यूज याद रखिएगा कहां पर होता है, इसका यूज डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। डिसइंफेक्टेंट होता है ना, मतलब इसे क्या बोलेंगे हिंदी में, मतलब जैसे ये नहीं होता है जी, वो हाथ में जो छिड़क वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर वगैरह जो होता है, घाव वगैरह को मतलब डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, कीटाणुनाशक वगैरह लिख सकते हैं, है ना, या जो भी हिंदी में लिख लेना, संक्रमण नाशी लिख सकते हैं आप, है ना, संक्रमण नाशी के रूप में होता है। और इसका यूज पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। तो H2SO4 अलग है और याद रखना H2SO3 अलग है, दोनों अलग अलग है। ये सल्फ्यूरस एसिड है, वो क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो दोनों में फर्क है। फ्यूमिंग H2SO4 अलग है, ये H2SO7 है। तो एक बार सवाल बन जाएगा कि फ्यूमिंग H2SO4 कैसे बनता है, ऑप्शन दे देगा आपसे, H2SO4 और नाइट्रस ऑक्साइड की अभिक्रिया से, H2SO4 वाटर की अभिक्रिया से, H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाने से, या H2SO4 और सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाने से। याद रखिएगा SO3 के साथ मिलता है तो फ्यूमिंग H2, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए आपको मैं कह रहा हूं। क्या है, नहीं लिखे हैं, कोई नहीं, लिख लीजिए। गंधक का तेल भी कहते हैं उसको, H2SO4 को ही कहेंगे, तेजाब को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगला है HNO3। HNO3 इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। और याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड के बारे में कि इसे एक्वा फोर्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एक्वा फोर्टिस, एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। इसे याद रखिएगा सोरिक अम्ल कहते हैं, इसे सोरिक अम्ल या एसिड ऑफ नाइटर, सोरिक अम्ल या एसिड ऑफ नाइटर कहते हैं। और नाइट्रस सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए कि सोरा किसे कहते हैं, या नाइट्रस सिर्फ अगर आपसे सोरा या नाइटर पूछे, याद रखिएगा किसे कहते हैं, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट को। किसको बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। इसी को इंडियन सॉल्ट पीटर, नॉर्मल सॉल्ट पीटर या फिर बंगाल सॉल्ट पीटर बोलते हैं, है ना। एक होता है आपका चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट को। इसके बाद याद रखिएगा एक होता है नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर किसे कहते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट को, है ना। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। HNO3 जो है इसका यूज कहां पर होता है, याद रखिएगा इसका यूज लैब में, लैबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, लैबोरेटरी में, फर्टिलाइजर्स में तथा एक्सप्लोजिव्स में होता है। एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक में होता है, एक्सप्लोजिव्स में होता है, ठीक है। और सबसे जो पहला एक्सप्लोजिव था वो कौन सा था, डायनामाइट, है ना, जिसको किसने बनाया था, अल्फ्रेड नोबेल ने, है ना। तो नोबेल का तेल किसे कहते हैं, याद रखना ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, TNG, उसको क्या कहते हैं, नोबेल का तेल कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा नेक्स्ट है इसका यूज कहां पर होता है, इसका यूज अम्लराज में, अम्लराज या एक्वारेजिया में होता है, एक्वारेजिया में होता है। क्या होता है एक्वारेजिया, अभी हम लोग बात करेंगे एक्वारेजिया की। पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। आगे मूव करें, चलिए ठीक है। एक पॉइंट और भी लिख लीजिएगा इसमें, अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट, कि कई बार आपसे पूछ देता है जैसे कांच पर लिखने में किसका यूज होता है, कांच पर लिखने में, तो कई बार आपसे पूछ देगा बर्तन पर लिखने में किसका यूज होता है। याद रखिएगा बर्तन पर लिखने में, अल्फा ने बोल दीजिएगा, अल्फा का बर्तन पर लिखने में इसी का यूज होता है, इसका यूज होता है, याद रखिएगा, है ना, इसका यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट है कार्बनिक एसिड। चला आगे, नेक्स्ट है अगला अम्ल है H2CO3, इसे कार्बनिक एसिड कहते हैं। ये देखिए बनेगा कैसे, कार्बनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल, और इसे याद रखिएगा कार्बोनेटेड वाटर भी बोलते हैं, इसे कार्बोनेटेड वाटर भी कहते हैं। ये बनता कैसे है, याद रखिएगा H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया कर दीजिए, क्या बन जाएगा H2CO3, है ना। इसे ही सोडा वाटर भी कहते हैं, इसे सोडा वाटर, सोडा वाटर, जिसका आविष्कार किसने किया था, अरे कोई नहीं बोल रहा है, बताओ। इसका आविष्कार जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, है ना, जिन्होंने ऑक्सीजन को भी खोजा था। इसका आविष्कार जोसेफ प्रिस्टले ने किया। और याद रखना कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर पीने पर गले में जलन, कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर पीने पर गले में जलन, इसी के कारण होता है, H2CO3 के कारण होता है। एक याद रखिएगा, यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं, फास्फोरिक एसिड लिख लेना, H3PO4, फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। और कोल्ड ड्रिंक पीने पर खट्टापन, याद रखना कोल्ड ड्रिंक पीने पर खट्टापन किसके कारण, H3PO4 के कारण, पीने पर खट्टापन इसी के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके आगे, कुछ और आर्टिफिशियल एसिड्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, करेंगे करेंगे प्रोजेक्ट करेंगे, चिंता मत करिए। कल हम लोगों का ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। पीते हैं सब पीते हैं। चलिए यहां तक हो गया, कोई बात नहीं।
चला आगे। अभी इसको तो खत्म करना भाई, 2-3 बचा हुआ है। नहीं लिखो, कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो। मैंने एकदम घड़ी पे तुम लोगों का बराबर नजर रहता है ना। हाँ, देखते हैं कि 1 मिनट भी कैसे ज्यादा पढ़ा लेते हैं आप। हाँ चल आगे हम लोग लिख लिया जी। चल हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगला है HNO2। HNO2 को याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं? बस इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, बाकी काम का नहीं है। और ये इसके बाद याद रखिएगा H3BO3। H3BO3 इसे हम लोग बोलते हैं बॉरिक एसिड। क्या बोलते हैं? और इसका यूज कहां पर होता है? याद रखिएगा, इसका यूज एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। और इसका यूज आई वॉश वाला जो क्रीम आता है ना, आई वॉश वाला मतलब घोल आता है एक, याद रखिएगा इसका यूज आई वॉश में होता है। और हमारे आंख का रंग किस पर डिपेंड करता है जी? आइरिस पर, है ना। इसका यूज आई वॉश में होता है। इसके बाद याद रखना एक होता है हिप्योरिक एसिड। हिप्योरिक एसिड कई बार पूछा जाता है इसमें से यूरिन में कौन सा एसिड होता है, तो मूत्र में याद रखिएगा हिप्योरिक एसिड होता है। और यूरिन का येलो रंग किसके कारण होता है बताना आप लोग? यूरोक्रॉम के कारण, है ना। और यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। इसके बाद याद रखिएगा होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड किसे कहते हैं? याद रखिएगा वो कहते हैं हम लोग TNP। TNP का मतलब है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल को क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड कहते हैं। और इसके बाद याद रखिएगा जो आपका पिक्रिक एसिड, इसके बाद याद रखिएगा जो कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड हम लोग किसे कहते हैं? फेनॉल को। फेनॉल को क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड। फॉर्मूला इसका C6H5OH, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो C6H6O। एक की बात है ना। इतना सा आपको याद रखना है किसमें? आर्टिफिशियल एसिड में। बाकी अभी हम लोग बात करेंगे अब कल की क्लास में बेस क्या है, बेस की प्रॉपर्टीज क्या है, क्षार मतलब क्षार के गुण। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉल्ट यानी लवण वगैरह क्या होता है, उसके क्या क्या यूजेस हैं। कल जाकर के हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल ही हम लोग देखेंगे पीएच स्केल क्या होता है, वहां पे कैसे पीएच स्केल से सवाल वगैरह कैसे बनते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह, उसको भी हम लोग देखेंगे। एंड कल जाकर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल ये सब आएगा। ठीक है। आंवला खाने के बाद पानी पीने पर मीठा क्यों लगता है? अरे टेस्ट बड का रिएक्शन वगैरह होता है ना। ये सब एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है ना। अब कोई पता चला अपना बीमारी लिख के भेज रहा है, सर इसका इलाज बता दीजिएगा ना, चुप। एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टेस्ट बड वगैरह उसका इफेक्ट होता है ना उनका, इसलिए। हाँ, एक बच्चे का ये जो डाउट, ये कुछ बच्चे का डाउट है, आसुत जल आदर्श बोले इसके बारे में बता देंगे, है ना। स्पेलिंग विलियन परीक्षण, ठीक है। चलिए तो अभी ब्रेक भी चाहिए, ले लो। 7-10 में क्लास